हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। आज का हमारा सेशन है सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा महासंग्राम यूपीपीएससी 2020, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे यूपीपीएससी एवं यूपीटीजीटी पीजीटी एग्रीकल्चर में पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्न जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। इस सीरीज के 7 भाग ऑलरेडी हो चुके हैं, ये इसका 8वां भाग है। और आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर जुनून चाहिए, आसमां भी उतर आएगा जमी पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। इसलिए दोस्तों, इसी गूंज के साथ हमें परीक्षा की अपनी तैयारी करते रहना है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस पहले क्वेश्चन के पहले हम आप लोगों के लिए एक सूचना दे रहे हैं, जो आप लोगों के लिए है। आप लोगों का एडमिट कार्ड है जो सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020 का वो जारी हो चुका है। ठीक है, आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। और आप लोगों का जो सेंटर है वो प्रदेश में सिर्फ 3 जिलों में लगाया गया है, जो कि लखनऊ, प्रयागराज और गाजियाबाद। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कौन से डीम्ड यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय हैं? इसका फर्स्ट ऑप्शन है IVRI, ISS, IARI, CIFE। सेकंड है IARI, NDRI, CIFE, IVRI। सी ऑप्शन है NDRI, CIFT, CIFE, IARI। और लास्ट ऑप्शन है IIHR, CIFT, IVRI, IARI। बताइए आप लोग, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड, IARI, NDRI, CIFE, IVRI। ठीक है, आइए इस एक संस्थान के बारे में जानते हैं, ये कहाँ पर हैं और कब स्थापित किए गए। IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि 1 अप्रैल 1905 को बिहार में स्थापित किया जाता है, पूसा बिहार। बाद में इसे वहाँ से अर्थक्वेक के कारण इसकी बिल्डिंग जो होती है बहुत क्षतिग्रस्त हो जाती है और इसे शिफ्ट कर दिया जाता है पूसा, दिल्ली, जिसे पूसा संस्थान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल, हरियाणा में है। CIFE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, इसे हिंदी में केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, जो कि वर्सोवा, मुंबई, महाराष्ट्र में है। ठीक है, IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इज्जत नगर, बरेली में है। आप लोग इसे इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट मत समझने लगना, क्योंकि वो वाराणसी में है। ठीक है, आइए यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं और कौन कौन से यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। भारत में 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं। आप लोग इनका सिर्फ नाम सुन लीजिए। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल, मणिपुर, देश का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1993 में होती है, जिसे CAU भी कहते हैं, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, CAU की स्थापना जो होती है 1993 में होती है। ये चीज़ आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। ये प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। सेकेंड है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जो कि उत्तर प्रदेश, झांसी में स्थित है, और इसकी स्थापना 2014 में होती है। ये उत्तर प्रदेश के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, इसलिए इसका नाम आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। इसे शॉर्ट में RLBCAU लिखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, हो सकता है कि ये आपसे जरूर पूछा जाए। थर्ड है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, बिहार। ये वही केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है जो कि मतलब एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन का नाम बदलकर सन 1970 में भारत सरकार के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, ये मतलब जो एक संस्थान था अपना IARI का, जो कि मतलब शिफ्ट कर दिया गया था दिल्ली, उसी बिल्डिंग को डाउनग्रेड करके एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन बनाया गया था, और 1970 में इसका नाम बदलकर भारत सरकार के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, बिहार कर दिया गया है। ये 3 आप लोगों के हो गए केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। इसके अलावा हमारे यहाँ राष्ट्रीय संस्थान, मतलब जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं 4, उनके बारे में आप लोगों को तो मैंने पहले ही बता दिया है। जो IARI है, NDRI है, CIFE है और IVRI है। इसके अतिरिक्त भारत में मतलब 4
ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर एक फैकल्टी के रूप में है। वो कौन कौन से संस्थान है, इन लोगों इसका भी आप लोग नाम नोट कर लीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसमें एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है, जो कि अलीगढ़ में है। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1916 में होती है, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। थर्ड है विश्व भारती यूनिवर्सिटी बीरभूम में, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल। इसकी स्थापना जो होती है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की जाती है। यहाँ भी एग्रीकल्चर जो है एक फैकल्टी के रूप में है, ठीक है। और एक और है नागालैंड विश्वविद्यालय, जो कि लुम्नी मेज़िफेमा नागालैंड में स्थित है। ये भी एक ऐसा संस्थान है, यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर एग्रीकल्चर एक फैकल्टी के रूप में है, ठीक है। इसके अलावा 46 केंद्रीय शोध संस्थान भी हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कुल कृषि विश्वविद्यालय की बात की जाए तो 62 है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय 3, डीम्ड विश्वविद्यालय 4 और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो ये भी 4 हैं, जिनका नाम अभी आप लोगों को हमने बताया है। और ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, जिस प्रकार हमने ये क्वेश्चन बनाया यहाँ पे, ये ऐसे ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि शॉर्ट में नाम लिख के आएगा। और अगर आप लोगों को फुल फॉर्म नहीं पता है तो आप लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि विज्ञान केंद्र KVK परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? इसके ऑप्शंस हैं ICAR, सेकेंड IARI, थर्ड है इंडियन गवर्नमेंट और लास्ट है नन ऑफ दिस। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ICAR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को होती है, जिसका अभी मतलब जो स्थापना दिवस भी मनाया गया है कल, बीते हुए कल इसका स्थापना दिवस 16 जुलाई कल थी, तो 16 जुलाई को इसका 93 नंबर का जो स्थापना दिवस है वो मनाया गया है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। IARI इसके बारे में आप लोगों को हमने तो बता ही दिया है। थर्ड नंबर पे इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जानते हैं इसकी स्थापना जो है ICAR के द्वारा की जाती है 1964 और 65-66, ठीक है। 1964 और 66 के बीच भारत में एक शिक्षा आयोग बनता है, जिसकी सिफारिश पर भारत सरकार के द्वारा ICAR के सहयोग से कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाती है। पहला जो कृषि विज्ञान केंद्र है KVK, पहला जो KVK है ये 1974 में पुडुचेरी, यानी कि पांडेचेरी या कहो या पुडुचेरी कहो, ठीक है, पुडुचेरी में स्थापित किया जाता है। वर्तमान में बात की जाए जो KVK की संख्या है, ये अपडेटेड डेटा है 722। कितने हैं? 722। KVK वर्तमान में 722 हैं। कुल 722। यूपी में बात की जाए, क्योंकि यूपी का एग्जाम है इसलिए यूपी के बारे में जरूर है देखना में चाहिए। यूपी में जो इसकी मतलब संख्या है वो प्रेजेंट टाइम में 86 है। ये जो टोटल KVK हैं इनको 11 जोन में, इनके कुछ जोन बनाए गए हैं जो कि टोटल 11 हैं। 11 जोन में इनको डिवाइड किया गया है। और जो उत्तर प्रदेश का इसका जोन है, उत्तर प्रदेश वाला आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, अटारी जोन 3 के नाम से जाना जाता है, जो कि कानपुर है, ठीक है। इस जोन के अंतर्गत सिर्फ अकेले जो है 86 KVK काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और हम बताया दे रहे हैं, KVK की मतलब सफलता का श्रेय जो है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। KVK की सफलता का श्रेय किसे दिया जाता है? तो नाम होगा डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद। डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को KVK की सफलता का श्रेय दिया जाता है।
और 1973 में डॉक्टर मोहन सिंह एक समिति बनती है। 1973 में एक समिति बनती है। 1973 में एक समिति बनती है और उसके जो अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर मोहन सिंह होते हैं। डॉक्टर मोहन सिंह इन्हें सिफारिश की थी और 1974 में पहला केवीके पुडुचेरी में खोला गया था। पुडुचेरी में वर्तमान में 3 केवीके कार्य कर रहे हैं। अभी आप लोगों को हमने बताया था अटारी। अटारी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। अटारी का फुल फॉर्म होता है अटारी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत को कितने कृषि सस्य पारिस्थितिकी एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स में विभाजित किया गया है? आप लोग बताएंगे इसका सही ऑप्शन क्या होगा। फर्स्ट है 20, 15, 9 और लास्ट है 60। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 20। जो सस्य पारिस्थितिकी यानी कि एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं वो 20 हैं। अगर यहीं पे बात की जाए एग्रो क्लाइमेटिक जोन की, अगर एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात की जा रही है तो उनकी संख्या जो है 15 है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है क्योंकि यहाँ पे लोगों को डाउट रहता है एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स और एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। तो आप लोग यहाँ पे अपना संदेह मिटा लीजिए। एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या जो है वो 20 है और एग्रो क्लाइमेटिक जोन की संख्या जो है वो 15 है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ठीक है, ये जो है टोटल 15 हैं। और यहीं पे हम आप लोगों को एक चीज़ और बता दे रहे हैं, जो सब जोन्स हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के अंतर्गत सब जोन की संख्या हम बता दे रहे हैं आप लोगों को 72 है। ठीक है, और ये जो है एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, इसके सब जोन्स जो हैं वो 60 हैं। इसके जो हैं 60 हैं। इनकी कुल संख्या 20 है और इनके सब जोन्स जो हैं 60 हैं। वहीं पे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है, इसकी संख्या 15 है और इसके सब जोन्स 72 हैं। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट और नोट कर लेते हैं। 9 जो है उत्तर प्रदेश में एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की संख्या है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की संख्या, अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जा रहा है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की संख्या कितनी है तो इसका सही जवाब होगा 9। ठीक है, और ये जो डेटा है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के द्वारा जारी किया गया है। ये चीज़ भी नोट करने वाली है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी मैप कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन से लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और लास्ट है झांसी। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लखनऊ। लखनऊ में सी मैप स्थित है। आइए सी मैप का फुल फॉर्म जानते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल, आप लोग नोट करते रहना, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट। ठीक है, सीमैप का पूरा नाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट है। सेकंड नंबर पे दिया गया कानपुर। कानपुर में आइए जानते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर के संस्थान हैं। कानपुर में एक पहला तो आप लोग जानते हैं पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कानपुर में है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कानपुर।
ठीक है। और यहीं पे एक संस्थान और भी है जिसे क्या कहते हैं, NSI, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। ये सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग लापरवाही मत करना और ध्यान से सुनना। NSI, क्योंकि कभी कभी पूरा नाम नहीं इनका लिख कर आता है और शॉर्ट फॉर्म लिख के आती है, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म बहुत ज़रूरी है। NSI, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो कि कहाँ है, कानपुर। थर्ड नंबर पे दिया गया है वाराणसी। वाराणसी में एक महत्वपूर्ण संस्थान है IVRI, इंडियन IVRI, जयनगर बरेली मत यहाँ समझना। ये संस्थान है इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और जो जयनगर बरेली में है वो है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। क्या नाम है, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। लखनऊ में एक महत्वपूर्ण संस्थान यहाँ पे छूटा जा रहा है, वो भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। CISH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ये भी एक महत्वपूर्ण संस्थान है, ठीक है, जो बागवानी से संबंधित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये हॉर्टिकल्चर से संबंधित, जो बागवानी से संबंधित रिसर्च होते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण अपना योगदान दे रहा है। इसके बाद आता है झांसी। झांसी में भी महत्वपूर्ण संस्थान है, क्योंकि यूपी की बात है इसलिए यूपी के हम कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। यूपी का महत्वपूर्ण संस्थान है झांसी का IGFRI। इसका पूरा नाम भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान, इंडियन ग्रास फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, जो कि झांसी में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषिगत आयातों में सर्वाधिक किस वस्तु का आयात 2019-20 में किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं खाद्य तेल, सेकंड है समुद्री उत्पाद, थर्ड है अनाज और लास्ट है मसाले। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा खाद्य तेल। अगर आयात की बात की जा रही है तो सर्वाधिक आयात जो हुआ था खाद्य तेल का हुआ था, जो कि कुल आयात का 1.9% था, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पे दिया गया है और इसी में पहले जान लेते हैं आयात के बारे में। आयात में सेकंड नंबर पे थी दालें और काजू, जो कि सेकंड स्थान किसका था, दाल और काजू का, जो कि 0.3% था, ठीक है। और तीसरा स्थान जो आयातित वस्तु थी वो अनाज था। कुछ अनाज भी वहाँ से खाद्यान्न भी जो हैं आयात किए गए थे, वो 0.1% थे, ठीक है। आइए अब यहाँ पे हम जानते हैं सेकंड ऑप्शन के बारे में, ये क्या है। सेकंड नंबर पे दिया समुद्री उत्पाद। सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली जो वस्तु थी भारत से वो समुद्री उत्पाद थी, जो कि कुल निर्यात का कितना था 2.1%, ठीक है। सेकेंड नंबर पे इसमें था अनाज, जो निर्यात किया गया था 2.0%। और मसालों की बात की जाए, क्योंकि भारत मसालों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, कि प्राचीन काल में भी जो पुर्तगाली आए थे तो हमारे यहाँ से काफ़ी मसाला जैसे काली मिर्च इत्यादि को यहाँ से ले गए थे, ठीक है। इसलिए मसाला निर्यात में भारत का एक विशिष्ट स्थान है। 1.2% मसाले की बात जब की जाए, ठीक है, ये मसाला का निर्यात है, और ये अनाज का 2.0% है, और ये समुद्री उत्पाद का निर्यात है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा प्रथम हर्बिसाइड है? इसके ऑप्शंस हैं ए पैराक्वाट, बी ग्लाइफोसेट, सी प्रेटलाक्लोर और डी है 2,4-D। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2,4-D। 2,4-D एक ऐसा हर्बिसाइड है जो कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए, चौड़ी
चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए गेहूं में जैसे जंगली पालक, बथुआ इत्यादि के लिए किया जाता है। और गेहूं में यहीं पे आप लोगों को बता दे रहे हैं, गेहूंसा या गेहूं का मामा या गुल्डेंडा जिसे फैलेस माइनर भी कहते हैं, उसके लिए जो खरपतवार के नियंत्रण के रसायन है उसका नाम आइसोप्रोट्रान है। ठीक है, या सल्फोसल्फ्यूरान, इसका भी प्रयोग किया जाता है, आइसोप्रोट्रान का भी प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे सेकंड नंबर पे दिया गया है ग्लाइफोसेट। ये एक नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। क्या है? नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। ठीक है, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड का मतलब ये होता है कि जब इनका प्रयोग किया जाता है खेतों में तब लगभग में सभी प्रकार के पौधे नष्ट हो जाते हैं। और ये जो कार्य करता है वो लगभग में 4 से 5 दिन में अपना कार्य करता है। थर्ड नंबर पे दिया गया है पेट्रिलाक्लोर। पेट्रिलाक्लोर की बात कर रहे हैं कि ये ले रहे हैं। पेट्रिलाक्लोर जो है इसका प्रयोग धान में, ये प्री इमरजेंस हर्बिसाइड। इसका मतलब ये होता है कि इसका प्रयोग मतलब खरपतवार जो होता है उगने के पूर्व ही किया जाता है। इसका प्रयोग मतलब धान रोपाई के 4 से 5 दिन बाद खेत में पानी भरकर किया जाता है, जिससे कि खरपतवार जो होता है वो नहीं उगता है। ठीक है, और इसे प्री इमरजेंस हर्बिसाइड के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। और लास्ट ऑप्शन है 2,4-D। क्या है? 2,4-D। 2,4-D के बारे में अभी आप लोगों को हमने बता दिया है। ये जो ग्लाइफोसेट हैं या कुछ रसायन हैं जैसे सिस्टमिक, आप लोगों ने सुना होगा एक शब्द सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड या सिस्टमिक फंजीसाइड। ये जो कार्य करते हैं, आप लोगों ने सोचा है कभी कि कैसे कार्य करते हैं? ये जो मतलब रसायन होते हैं ये पौधों की पत्तियों के माध्यम से उसके जीव द्रव्य में घुल जाते हैं और उस पर अपना विषाक्त प्रभाव, या मतलब जैसे हर्बिसाइड है तो वो पौधों को सुखा देगा, और अगर इंसेक्टिसाइड है तो जीव द्रव्य में मिल जाएगा। और जब कोई कीट, जैसे मान लो सकिंग माउथ टाइप कीट है और वो पत्तियों का रस चूसता है, तो पत्तियों के रस चूसने से इसीलिए उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे सरसों का माहू, और माहू की दवा के लिए एक सबसे माहू की जो दवा आती है इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड है, इसलिए इसका नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि सकिंग टाइप जो इंसेक्टिसाइड होते हैं उनके लिए ये प्रयोग किया जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब कॉन्टैक्ट फंजीसाइड कौन से होते हैं? कॉन्टैक्ट फंजीसाइड होते हैं जिनके संपर्क में आने से ही कीटों की डेथ हो जाती है, जो मतलब पत्तियों के ऊपरी परत पर ही अपनी एक प्रकार से मान लीजिए लेयर बना लेते हैं, या डायरेक्ट अगर कीटों पे भी पड़ते हैं तो उससे उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे क्लोरोपाइरीफास इत्यादि जो हैं ये एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि वर्ष की अवधि कब से कब तक होती है? इसके ऑप्शंस हैं अप्रैल से मार्च, सितंबर से अगस्त, जुलाई से जून, दिसंबर से जनवरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। बताइए आप लोग इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जुलाई से जून। जो कृषि वर्ष होता है ये जुलाई से जून होता है। आप लोगों ने सुना होगा वित्तीय वर्ष जो होता है जिसका प्रयोग मतलब बैंक और अन्य संस्थानों के द्वारा किया जाता है, तो ये होता है अप्रैल से मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, उसी प्रकार ये होता है कृषि वर्ष, ये जुलाई से जून होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा उर्वरता का बैरोमीटर किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं कवक, सेकंड है शैवाल, और सी ऑप्शन है केचुआ, और लास्ट है लाइकेन। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा केचुआ।
क्या होगा? केचुआ। केचुआ को ही मृदा उर्वरता का बैरोमीटर कहा जाता है। बैरोमीटर, ये जो बैरोमीटर है इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग वायु दाब को मापने के लिए, वायु दाब को मापने के लिए। ठीक है, आइए अब अपने क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। केचुआ जो है इसका सही ऑप्शन होगा। केचुआ को मतलब इंटेस्टाइन ऑफ सॉइल भी कहा गया है। किसके द्वारा? इंटेस्टाइन ऑफ सॉइल, क्योंकि कभी कभी यही नाम लिख के आता है कि इंटेस्टाइन ऑफ सॉइल क्या है, तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे, कवक, शैवाल, केचुआ, लाइकेन। तो इसलिए आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। इसको ये संज्ञा अरस्तु ने दी थी। किसने दी थी? इंटेस्टाइन यानी कि मृदा की आंत, इंटेस्टाइन ऑफ सॉइल, अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। अरिस्टोटल, अरस्तु को जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और जो बात की गई थी, इसे एक और संज्ञा दी गई है, नेचर ऑफ प्लाउमैन, मतलब प्रकृति का हलवाहा, नेचर ऑफ प्लाउमैन। इसे नेचर ऑफ प्लाउमैन भी कहा जाता है। और मृदा को उर्वरता बैरोमीटर किसने कहा था? चार्ल्स डार्विन, जो कि आनुवांशिकी के जनक हैं। उन्होंने ही इसको मृदा उर्वरता का बैरोमीटर कहा था, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। और यहाँ पे आता है जो मतलब केचुआ जो मिट्टी या मतलब जो मिट्टी या अपशिष्ट पदार्थ, केचुआ जो खाता है, उसके बाद जो मल या बीट, ठीक है, मल या बीट त्याग करता है, उसको क्या कहा जाता है? वर्मी वाश। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, वर्मी वाश। जो केचुओं की बीट होती है उसे वर्मी वाश कहा जाता है। यहाँ पे लाइकेन दिया गया था, हमने इसके बारे में कल चर्चा भी की थी, लेकिन एक बार और आप लोगों को बता दे रहे हैं। ये कवक और शैवाल का सम्मिलित रूप होता है। कवक और शैवाल का सम्मिलित रूप होता है। ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये एक सहजीवी जीवन व्यतीत करते हैं, सहजीवी जीवन, सिम्बायोटिक लाइफ। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NATP की स्थापना कब हुई थी? ये आप लोगों के एक संस्थान दिया गया आप लोगों के सिलेबस में, जो सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा मतलब ये जो सिलेबस है उसमें इसका नाम दिया गया है NATP, इसलिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। इसकी स्थापना सन 1998-99 में की जाती है, 1998-99 में। ठीक है, और NATP का पूरा नाम NATP का पूरा नाम नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। क्या नाम है? नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। ये नाम आप लोग फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में भी दिया गया और इसका स्थापना वर्ष अगर पूछा जाएगा तो इसका स्थापना वर्ष होगा 1998-99। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में ज्वार की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? इसके ऑप्शन है, फर्स्ट CSH1, सेकेंड DSH1, BSH1 और लास्ट है GTH1। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा CSH1। CSH1 किसकी संकर किस्म है? प्रथम
ये ज्वार की प्रथम किस्म है संकर किस्म। ज्वार की प्रथम संकर किस्म, इसके ऊपर लिखा ही है, ठीक है, प्रथम संकर किस्म ये, ठीक। और सेकंड नंबर पे दिया गया DSH1, ये कुसुम की प्रथम संकर किस्म है। DSH1 जो है कुसुम की, जिसे सनफ्लावर भी कहते हैं, ठीक है, कुसुम की प्रथम संकर किस्म, प्रथम संकर किस्म। सी नंबर पे दिया गया है BSH1, ये सूरजमुखी की प्रथम संकर किस्म है। सूरजमुखी, ठीक है, सूरजमुखी की प्रथम संकर किस्म BSH1 है। ज्वार की CSH1 है। और बी नंबर पे दिया गया है DSH1 जो कि कुसुम की है। GTH1 ये तंबाकू की, किसकी, तंबाकू की संकर किस्म है, तंबाकू की संकर किस्म है, संकर किस्म, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग इनको नोट डाउन कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में C4 प्लांट है, इसके ऑप्शंस हैं मिलेट्स, बी नंबर चौलाई, सी है धान, ए और बी दोनों। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ए और बी दोनों, ठीक है। आइए यहाँ पे जानते हैं C3 और C4 प्लांट। प्रकाश संश्लेषण की जो डार्क रिएक्शन होती है जिन पौधों में, उनमें पहला जो अस्थाई उत्पाद बनता है फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। और इसमें जो होता है कि मतलब 3 कार्बनिक यौगिक होते हैं, इसलिए इन पौधों को नाम जो है C3 पौधे रखा गया है, ठीक है। और इनकी कुछ खास बातें होती हैं, वो आप लोगों को हम बताए दे रहे हैं। वे पौधे जिनमें जल उपयोग क्षमता वाटर यूज एफिशिएंसी जो होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर यानी कि फोटोसिंथेटिक रेट दोनों कम होते हैं, लेकिन जो इसमें प्रकाश शोषण दर फोटो रेस्पिरेशन रेट होता है वो अधिक होता है, ठीक है। इन फसलों को C3 प्लांट कहा जाता है। C3 प्लांट की अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, C4 की नहीं बता रहे हैं, C3 प्लांट की जो बात चल रही है, C3 प्लांट। एक बार आप और सुन लीजिए। प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन जिन पौधों में होती है, जो पहला स्थायी उत्पाद जो है एक फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है और इसमें 3 कार्बन होते हैं, इसलिए इन पौधों को क्या कहा गया है, C3 प्लांट कहा गया है। और जिन पौधों में पहला अस्थायी उत्पाद 4 कार्बन वाला यौगिक ऑक्सिलो एसीटेट बनता है, उन्हें C4 प्लांट कहते हैं। आइए C4 प्लांट के बारे में और कुछ चीज़ें जानते हैं। वे पौधे, C3 प्लांट के बारे में बता रहे हैं पहले, वे पौधे जिनमें जल उपयोग क्षमता यानी कि वाटर यूज एफिशिएंसी जो होती है और प्रकाश संश्लेषण दर फोटोसिंथेटिक रेट दोनों ही कम हो, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन रेट अधिक होती है, वे फसलें जो होती हैं C3 प्लांट के अंतर्गत आती हैं। C3 जो चक्र होता है इसे केल्विन वेंसन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वहाँ पे C3 लिख के नहीं आएगा, लिख के आएगा केल्विन C3 या केल्विन वेंसन चक्र, ठीक है। अगर वहाँ पे C3 की चर्चा नहीं की जा रही है और केल्विन वेंसन चक्र लिख के आ रहा है तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये C3 प्लांट की बात की जा रही है। और यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों को बताए दे रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 का कार्बोहाइड्रेट में जो परिवर्तन का पथ होता है वो केल्विन वेंसन व उनके साथियों के द्वारा 1946 और 53 के मध्य खोजा गया था। इसी कार्य के लिए केल्विन वेंसन और उनके साथियों को 1961 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आइए अब हम बात करते हैं C4 प्लांट। C3 प्लांट के कुछ एग्जाम्पल भी आप लोग नोट कर लीजिए, जैसे धान्य फसलें और तिलहन, जैसे गेहूं, जौ, जई, धान, सरसों, मूंग, उड़द आदि फसलें जो हैं C3 प्लांट के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं C4 प्लांट।
C4 प्लांट की। C4 प्लांट जो होते हैं इनको हाईएस्ट क्या कहते हैं, हाईएच स्लैक चक्र। इनमें जो क्रिया होती है हाईएस्ट स्लैक चक्र की होती है, इसलिए इसे हाईएस्ट स्लैक चक्र के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी C4 न लिख के आप लोगों से यही पूछा जाएगा कि हाईएस्ट स्लैक चक्र की क्रिया किस प्रकार के पौधों में होती है, तो आप लोग इसका सही जवाब देंगे C4 प्लांट। इस चक्र में जो होता है पहला अस्थायी यौगिक जो बनता है 4 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसे ऑक्सिलो एसीटेट भी कहा जाता है। इस 4 कार्बन के कारण ही इन पौधों की संख्या C4 प्लांट से की गई है। और यहाँ पे अगर इनकी खोज की बात आती है तो इसकी खोज जो है 1957 में कोर्ड चोक और उसके सहयोगियों के द्वारा गन्ने के पौधे में की गई थी। ठीक है, और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। C4 जो पौधे होते हैं ये एक बीज पत्री पादपों के साथ साथ, तो जैसे मक्का है, गन्ना है, बाजरा, ये एक बीज पत्री पौधे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ द्विबीज पत्री पौधों में भी इसकी क्रिया होती है, जैसे अमरैंथस, यूफोरबिया, और खरपतवारों में जैसे चौलाई इत्यादि में भी C4 या हाई स्लैक चक्र की क्रिया होती है। इसलिए इन पौधों को भी क्या कहा जाता है, C4 प्लांट कहा जाता है। इसमें से महत्वपूर्ण जो C4 प्लांट में है वो मक्का है, गन्ना है, मिलेट्स है, ज्वार है, चौलाई है। ठीक है, एक चीज आप लोग फिर से दोबारा सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। C4 प्लांट में जो प्रथम अस्थायी उत्पाद बनता है फास्फोबैल्सरिक अम्ल बनता है, और C4 में ऑक्सिलो एसीटेट बनता है। इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होती है CO2 ATP और NADPH, इसका जो रेशियो होता है C3-4 प्लांट में 1:3:2 होता है, और C4 प्लांट में जो रेशियो होता है एनर्जी रिक्वायरमेंट का CO2 ATP और NADPH का, वो 1:5:2 होता है। इसमें पहला और अंतिम तो सेम होता है C3 और C4 प्लांट में, और ATP का जो होता है वैल्यू होती है वो बदलती रहती है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे NADPH हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया है, इसका पूरा नाम आप लोग देख लीजिए एक बार। इसका पूरा नाम क्या होता है, NADPH, क्योंकि हम लोगों को हर चीज़ जाननी है जो यहाँ पे प्रयोग की जा रही है। NADPH इसका पूरा नाम है रेड्यूस्ड, आप लोग नोट कीजिए, रेड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइनो एक बार दोबारा सुनिए, रेड्यूस्ड हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है, रेड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ये एक एसेंशियल इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, जो कि मतलब सभी प्रकार की फसलों में अपना कार्य करते हैं। ठीक है, NADPH पूरा नाम रेड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट है। और यहाँ पे एक वर्ड अभी हमने यूज किया था ATP, क्योंकि अभी CO2 ATP और NADP का जो आप रेशियो बताया था उसमें एक वर्ड आया था ATP, इसका पूरा नाम एडेनोसिन ट्राई फास्फेट होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व कृषि में वार्षिक विकास दर कितनी थी? इसके ऑप्शन है 0.3%, B 2.8% और C है 4.1%। लास्ट इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 0.37%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे नोट कर लेंगे। स्वतंत्रता से पूर्व जो कृषि में विकास दर थी वो 0.3% थी। स्वतंत्रता के बाद जस्ट बाद जो विकास दर थी वो 2.8% थी। और ये जो दिया गया है 2016 और 17 में जो विकास दर थी, 2016-17 में जो कृषि में विकास दर थी वो 4.1% थी। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कैल्शियम कार्बाइड रसायन में निम्न में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? इसके ऑप्शन हैं एसिडलीन, सेकेंड एथिलीन, थर्ड मीथेन और डी कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एसिडलीन। ठीक है, इसको आमतौर पे लोकल भाषा में कार्बाइड के नाम से भी जाना जाता है, जिसका प्रयोग आप लोगों ने देखा होगा कि आम इत्यादि को पकाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दे रहे हैं। ये एक एक्ट आया था प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्ट्रेशन रूल। कौन सा एक्ट था? प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, यह रूल जो कि किसमें आया था? 1955 में। इसके द्वारा इसकी धारा एक थी 44A। इसी के तहत एसिडलीन जो गैस थी, जो जिसका प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता था, इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन भारत में आप लोग जानते होंगे कि मतलब कानून का सही से क्रियान्वयन न होने के कारण इसका प्रयोग लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा एक वर्ड आया है एथिलीन। वर्तमान में एथिलीन का प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। एथिलीन का, जो कि मार्केट में एथिलीन राइपनर के नाम से आता है। आप लोग जानते होंगे, इसके छोटे छोटे पैकेट आते हैं एथिलीन राइपनर के नाम से, और इनका प्रयोग आम इत्यादि को पकाने में किया जाता है। इसकी सबसे खास बात ये होती है, इसे मतलब प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने की संज्ञा एथिलीन को मिली हुई है, अगर प्राकृतिक रूप से पूछी जा रही है, क्योंकि फलों के पकने में एथिलीन एक अहम भूमिका निभाता है, जो कि फलों में ऑलरेडी कुछ मात्रा में पाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आम के तोड़ने पर एक जो मतलब चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसमें एथिलीन की मात्रा होती है, इसीलिए उसका स्वाद जो होता है जीभ पे लगाने पर थोड़ा तीखा होता है, और अगर स्किन पे कहीं लग जाए तो फफोले पड़ जाते हैं। एथिलीन होती है, एथिलीन गैस निकलती है इससे, और ये फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेब को चाकू से काटने पर उसका रंग किसके कारण भूरा हो जाता है? इसके ऑप्शन हैं विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एंजाइम। एंजाइम के ही कारण सेब को चाकू से काटने पर इसका रंग जो होता है वो भूरा हो जाता है। अब बात आती है यहाँ पे सेब का जो बॉटिकल नेम है, आप लोग बताएंगे सेब का बॉटिकल नेम क्या है? जी, मैलस पोमिला। बॉटिकल नेम जो है सेब का मैलस पोमिला। ठीक है, पोमिला है, और ये रोजेसी फैमिली का, इसकी फैमिली जो है रोजेसी है। फैमिली क्या है? रोजेसी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेब का रंग लाल क्यों होता है? एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण? एंथोसाइनिन। सेब का रंग जो होता है एंथोसाइनिन के कारण लाल होता है। और सेब में अम्ल कौन सा पाया जाता है? क्योंकि सेब में आप लोगों ने देखा होगा कुछ खट्टापन होता है। ये जो अम्ल होता है इसमें मैलिक अम्ल या मैलिक एसिड। ठीक है, मैलिक अम्ल या मैलिक एसिड। इसी के कारण सेब में जो खट्टापन होता है वो मैलिक एसिड के कारण ही होता है, और सेब का जो रंग होता है लाल रंग वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिफेन वस्तुओं का संबोधन होता है। इसके ऑप्शन हैं प्रचुर मात्रा में वस्तुएं, निम्न कोटि की वस्तुएं, वस्तुओं में कमी और उच्च कोटि की वस्तुएं। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा निम्न कोटि की वस्तुएं। इसका प्रयोग एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में बहुतायत मात्रा में किया जा रहा है। गिफेन वस्तुएं तो जिनकी निम्न कोटि की संज्ञा दी गई है, ये वे वस्तुएं होती हैं जब आप लोगों ने देखा होगा कि किसी वस्तु की मांग बढ़ने पर, रेट बढ़ने पर उसकी मांग बढ़ जाती है और रेट घटने पर उसकी मांग घट जाती है। ध्यान से सुनिए, जब किसी वस्तु की मांग बढ़ने पर
रेट बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है और रेट घटने पर मांग घट जाती है, वही वस्तुएं गिफिन वस्तुओं के अंतर्गत रखी जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कोविड काल में कुछ ऐसे इंजेक्शन और दवाइयाँ थी जो कि मतलब देखा होगा कि उनके रेट, जब रेट बढ़ रहे थे तो लोग उनको स्टोर करने लगे थे। कौन कौन सी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ऑक्सीजन सिलेंडर की बात की जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वैसे तो बहुत ही सस्ता है और सस्ता होने पर इसकी कोई डिमांड विशेष नहीं रहती है, क्योंकि लोग इसको क्या करेंगे रख के। और इस कोविड काल में वैसे लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ी थी और रेट भी बढ़ रहे थे। रेट बढ़ने के साथ साथ भी इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसी तरह एक आयरिश में 19वीं शताब्दी में एक मतलब क्या होता है, 19वीं शताब्दी में आयरिश में 19वीं शताब्दी में आयरिश में क्या होता है, एक अकाल पड़ता है और वहाँ पे आलू की बहुत डिमांड होती थी। और आलू को ऐसा होता है कि आलू जब वहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल करा दिया जाता है तो लोग उसे क्या करते हैं, इस रेट जब बढ़ाया जाता है आलू का, क्योंकि आलू की जब कमी होने लगी तो उसका रेट बढ़ने लगा और जब उसका रेट बढ़ा तो लोग उसे खरीदने लगे, ज़्यादा से स्टोर करने लगे। और उससे पूर्व जब वहाँ पे अकाल नहीं था तो वहाँ पे आलू का जो मतलब रेट था वो कम था, आलू का जो रेट था कम था, तो वहाँ पे उसकी डिमांड भी कम थी। इसलिए यहाँ पे ये वस्तुएं जो होती हैं और आलू को वहाँ पे गिफिन वस्तु की संज्ञा दी गई थी। इसलिए ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग बढ़ने पर रेट बढ़ने पर मांग बढ़ जाता है, वे वस्तुएं गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में पोटाश के उत्पादन एवं उपयोग में भारत का कौन सा स्थान है? इसके ऑप्शंस हैं, दोनों में द्वितीय स्थान है, उत्पादन उपभोग सेकेंड है, तृतीय द्वितीय थर्ड है, उत्पादन नहीं होता है, उपभोग में चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। जो पोटाश एक ऐसी उर्वरक है जिसका भारत में कोई उत्पादन नहीं होता है और उपभोग के मामले में इसका चौथा स्थान है। ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। और सेकेंड नंबर पे द्वितीय एवं तृतीय की बात की गई है। तो फास्फोरस होती है, फास्फोरस के उत्पादन में भारत का तृतीय स्थान है। किसमें? उत्पादन, ठीक है, उत्पादन में कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है। और उपभोग की बात की जाए, उपभोग की बात की जाए तो इसका द्वितीय स्थान है, ठीक है, दोनों में द्वितीय। नाइट्रोजन एक ऐसा उर्वरक है, जिसके उत्पादन और उपभोग में भारत का प्रथम स्थान है। और सबसे अधिक उर्वरकों का प्रयोग अगर भारत में पूछा जाए कहाँ किया जाता है तो उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उर्वरकों की खपत होती है। अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा डीएपी खाद पर, किस खाद पे? डीएपी खाद पर सबसे इसका रेट बढ़ गया था इंटरनेशनल मार्केट में, तो भारत सरकार के द्वारा इस पर सब्सिडी जो थी बढ़ाकर 140% कर दी गई। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि पेपर में आ सकता है कि डीएपी पे जो सब्सिडी बढ़ाकर भारत सरकार के द्वारा कर दी गई तो कितने परसेंट है? तो 140% होगी। डीएपी का पूरा नाम डाई अमोनियम फास्फेट होता है। क्या होता है? डाई अमोनियम फास्फेट। इसमें जो नाइट्रोजन फास्फोरस का रेशियो होता है वो 18:46 का होता है, 18:46, ठीक है, डाई अमोनियम फास्फेट। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम समाज की भूमि पर वातावरण प्रदूषण कम करने हेतु वन अथवा फलदार वृक्ष लगाने को कहा जाता है। ये भी आप लोगों की सिलेबस से था और ये जो आप लोगों का संयुक्त राज्य कृषि सेवा परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें ये दिया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन को हमने इसमें शामिल किया है। इसके ऑप्शंस हैं ए परिक्षेत्र वानिकी, कृषि वानिकी, सिल्वी पॉस्चर और लास्ट है सामाजिक वानिकी। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सामाजिक वानिकी। ठीक है, सामाजिक वानिकी के अंतर्गत मतलब जो समाज की ग्राम समाज की भूमि होती है तो उस भूमि पर जब लोगों के द्वारा पौधे लगाए जाते हैं, फलदार वृक्ष या अन्य उपयोगी पौधे,
तो इस प्रकार से वनीकरण जो होता है उसे सामाजिक वानिकी कहा जाता है। ठीक है, ये ग्राम समाज की भूमि पे जो वातावरण प्रदूषण होता है उसको कम करने के लिए जब फलदार इत्यादि वृक्ष लगाए जाते हैं तो वो सामाजिक वानिकी कहलाता है। यहाँ पे बात आती है सिल्वी पास्चर के अंतर्गत पेड़ प्लस चारागाह और पशु को शामिल किया गया है। सिल्वी कल्चर जो होता है, सिल्वी कल्चर के अंतर्गत पेड़, चारागाह और पशुओं को शामिल किया गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि वानिकी तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि कृषि के साथ में जब वनों का मतलब वृक्षों का रोपण किया जाता है तो कृषि वानिकी कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DASP प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज कब प्रारंभ हुआ? इसका ऑप्शन है 23 सितंबर 1978, 31 मार्च 2003 और सी है 16 जुलाई 1982। डी ऑप्शन है 14 फरवरी 2005। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 23 सितंबर 1978। ये भी आप लोगों के सिलेबस में DSP दिया गया था, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन को ये शामिल किया गया है। 23 सितंबर 1978 को फर्स्ट फेज, क्या है? फर्स्ट फेज इसका प्रारंभ होता है। DASP इसका पूरा नाम आप लोग एक बार सुन लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट। क्या नाम है? डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट। ये जरूर आप लोग इसका पूरा नाम जरूर याद रखेंगे, सपोर्ट प्रोजेक्ट। और इसके फर्स्ट फेज की बात जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, इसका जो फर्स्ट फेज है 1978 में 23 सितंबर 1978 को स्टार्ट होता है और ये जो पूरा होता है ये यहाँ पे 3 ना होके 4 होगा। 31 मार्च 2004 को फर्स्ट फेज इसका है कंप्लीट हो जाता है। और इसके लिए फंडिंग जो की थी, इसके लिए फंडिंग जो प्रोजेक्ट फंडिंग हुई थी, प्रोजेक्ट फंडिंग की बात की जा रही है यहाँ पे, तो इसके लिए प्रोजेक्ट फंडिंग की थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रोजेक्ट फंडिंग की गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाश्चुराइजेशन में खाद्य पदार्थों को कितने तापमान में रखा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 85 डिग्री सेंटीग्रेड, 75 डिग्री सेंटीग्रेड, 61 डिग्री सेंटीग्रेड और 51 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 61 डिग्री सेंटीग्रेड। यहीं पे आती है एक बात और, फलों एवं सब्जियों को अगर फलों एवं सब्जियों की बात की जाए, अगर फल और सब्जियों में पाश्चुरीकरण की बात की जाए तो फल और सब्जियों को जो पाश्चुराइजेशन होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर किया जाता है। और इससे लाभ क्या होता है? इसमें केवल हानिकारक जीवाणु नष्ट होते हैं। क्या होता है पाश्चुराइजेशन? फल एवं सब्जियों में जो पाश्चुराइजेशन होता है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर, ठीक है, कम तापमान पर किया जाता है। और इसमें जो होता है कि सिर्फ हानिकारक जीवाणु नष्ट होते हैं। एक यहीं पे एक और वर्ड यूज होता है निर्जमीकृत। निर्जमीकृत के बारे में जानते हैं। निर्जमीकृत इसके अंतर्गत फल एवं सब्जियों को जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक तापमान पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है। और इसमें सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें सूक्ष्म जीवों को पूर्णतया नष्ट कर दिया जाता है और यह क्रिया निर्जमीकृत कहलाती है। और एक बल्चिंग का भी प्रयोग आप लोगों ने सुना होगा। बल्चिंग शब्द जो है ये इसी से संबंधित है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कुछ फलों का प्रयोग मतलब जब छिलके सहित किया जाता है तो इनमें कुछ फल होते हैं जो 10-15 सेकंड तक गर्म पानी में डालते हैं और उसके बाद ठंडे पानी में डाला जाता है, यही क्रिया बल्चिंग होती है।
एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए। बल्चिंग जो होता है हिंदी में से श्वेतन कहते हैं। कुछ फलों का प्रयोग छिलके सहित किया जाता है, जैसे इन फलों को 10-15 मिनट तक गर्म पानी में डालते हैं, उसके बाद ठंडा कर लेते हैं। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? बल्चिंग कहते हैं। इसका प्रयोग मतलब रोग, जो उसमें रोगाणु होते हैं उनको हटाने के लिए किया जाता है। और ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न फसलों में सर्वाधिक सिंचित फसल क्षेत्र किसका है? इसके ऑप्शन है गेहूं, सेकंड गन्ना और थर्ड है जौ, लास्ट है चावल। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गेहूं। गेहूं के अंतर्गत भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल है। इससे पूर्व जो था ये 2014-15 के बाद का डेटा है, और 2014-15 से पूर्व गन्ने का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र भारत में था। लेकिन वर्तमान समय में गेहूं का जो सिंचित क्षेत्र है वो 94.19% है। गन्ने का जो है वो 90.2% है। इसी प्रकार जौ की बात की जाए तो इसका सिंचित क्षेत्रफल जो है 80.3% है। और चावल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो सिंचित क्षेत्र है वो 60.09% है। ठीक है, यहीं पे अगर कुल खाद्यान्न की बात कर ली जाए, कुल खाद्यान्न के अंतर्गत अगर सिंचित क्षेत्र की बात की जाए, कुल खाद्यान्न, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कुल खाद्यान्न के अंतर्गत सिंचित भाग जो है 53.05%। और कुल तिलहन नोट कर लीजिए 27.4% है। कुल दलहन की अगर बात की जाए, कुल दलहन की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसके अंतर्गत 19.6%। ठीक है, 6% है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारणी कृषि का अर्थ है, इसके ऑप्शन हैं विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात में आयात कर सकना, आत्मनिर्भरता, भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना कि उसकी गुणवत्ता जो है अक्षुण्ण बनी रहे, और लास्ट है कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। बताइए आप लोग इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। ठीक है दोस्तों, मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेजेंट टाइम में केमिकल्स का बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया जाने लगा है, जिससे कि जो होता है मृदा की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि भारत का पहला राज्य जिसे पूर्ण जैविक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है वो कौन सा है? सिक्किम है, जिसे 100% जैविक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। और केंद्र शासित प्रदेश में बात की जाए तो जिसे हाल ही में 100% जैविक राज्य का दर्जा केंद्र शासित प्रदेश में जैविक राज्य का दर्जा घोषित किया गया है वो लक्षद्वीप है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। धारणी कृषि को इंग्लिश में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, और इसके अंदर खेती का मतलब एक ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं जिससे मृदा की गुणवत्ता भी बनी रहे और पैदावार भी अधिकतम हो। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइकोप्लाज्मा सदृश जीव एमएलओ, ठीक है, माइकोप्लाज्मा सदृश जीव एमएलओ जनित रोग को चुनिए। आप लोग बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? राइस येलो डॉर्फ, चावल का पीत वर्ण, जो चावल के पत्ते पीत वर्ण लगता है, ग्रासी सूट ऑफ शुगर कैन। आप लोगों ने देखा होगा कि गन्ने की जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी न रहकर सक्रिय हो जाती हैं बिल्कुल, और बहुत सक्रिय हो जाती हैं बिल्कुल, मतलब जैसे लेमन ग्रास होती है वैसे। ठीक है, ये ग्रासी सूट होता है। ब्रिंजल लिटिल लीफ, आप लोगों ने ये भी ध्यान दिया होगा कि जो बैंगन की पत्तियां होती हैं जब उस पर ब्रिंजल लिटिल लीफ का प्रयोग वो अटैक होता है तो उसकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी हो जाती है आकार में, उसी को ब्रिंजल लिटिल लीफ कहा जाता है। और ये सभी जो हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। करेक्ट ऑप्शन डी होगा कि इन सबके लिए एमएलओ जिम्मेदार है।
इसका पूरा नाम माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, ये एक बहुत ही सूक्ष्म जीव होता है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसके ऑप्शंस हैं 1955, 1965, 1970 और 1973। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। आज के सेशन में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।